वेलकम वॉरियर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं। CSIR नेट केमिस्ट्री बाय अनअकैडमी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। I am Alka Rani from Haryana, chemistry expert educator on Unacademy app. आज का जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है CSIR नेट दिसंबर 2024 केमिस्ट्री एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस क्या बदलाव आएंगे। क्या एलिजिबिलिटी में कुछ चेंज आएगा? ऐसा क्यों है कि एलिजिबिलिटी में चेंज आने के चांसेस हैं? अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, बिकॉज अभी का जो सेशन है यानी NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, तो उसमें 4 ईयर का कोर्स आ चुका है। आपको पता है वहाँ पर 4 ईयर का BSc का इंटीग्रेट BSc आप कह सकते हो, या आप उसे कह सकते हो कि 4 साल का BSc का कोर्स हो चुका है। तो क्या उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे CSIR नेट पर पड़ने वाला है? मतलब क्या कैंडिडेट्स बढ़ सकते हैं? इज लाइक बी कि जो BSc का जो बच्चा है, जो BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट है या BSc कंप्लीटेड है, क्या वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे? दूसरी बात जो हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगा पेपर पैटर्न। क्या पेपर पैटर्न में भी कोई बदलाव आएगा कि अगर 120 क्वेश्चन आते थे, या क्या पेपर पैटर्न है, उस पर भी डिस्कशन होगा। और सबसे मेन डिस्कशन जो हम करेंगे वो सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि कंप्लीट सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। CSIR नेट के क्या करना चाहिए, उसमें से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा लीव करना चाहिए, हर एक बात पर हम डिस्कशन करेंगे। अपार्ट फॉर दिस, अगर आप CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए। यानी एक, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि रोड मैप क्या होता है। सपोज मैं हरियाणा से हूँ और मुझे जाना है पंजाब, तो हरियाणा से पंजाब जाने के लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा ना, कि हरियाणा के इस डिस्ट्रिक्ट से पहले मुझे इस डिस्ट्रिक्ट जाना होगा, चंडीगढ़ जाना होगा, चंडीगढ़ से फिर पंजाब आएगा। एक रोड मैप बनाना पड़ेगा आपको। इसी टाइप से आप जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी आपको रोड मैप बनाना होगा कि सबसे पहले हम ऑर्गेनिक का ये वाला चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर करेंगे, फिर ये करना है, इस टाइम पर प्रैक्टिस करनी है, इस टाइम पर रिवीजन करना है। हर एक चीज को स्ट्रेटेजी वाइज अगर करते हैं तो एग्जाम बड़े अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली तरीके से सक्सेस आपको मिल सकता है। इन सब बातों के साथ साथ एक और मैं आपको बताऊंगी कि क्या CSIR नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें किताबों को पढ़ना जरूरी है, बुक्स रीडिंग इज मैंडेटरी, या बिना बुक्स पढ़े भी काम चल जाएगा। या क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, 6 मंथ होते हैं, मतलब अगर हम प्रॉपर वे में बात करें तो 6 मंथ होते हैं टोटल, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस टॉपिक पर भी हमें बात करनी होगी। ठीक है, बट आज के सेशन में जो मैं बात करूंगी वो हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी पर, पेपर पैटर्न पर, कंप्लीट सिलेबस पर, और क्या कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आइए बच्चा शुरू कर लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी का पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो एलिजिबिलिटी रहेगा। अब ये एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उसको प्रॉपर एलिजिबिलिटी जाननी है। मान लीजिए कोई बच्चा BSc के अंदर है, BSc का फर्स्ट ईयर, BSc का सेकेंड ईयर, BSc का थर्ड ईयर, और अभी तो BSc का फोर्थ ईयर भी आ चुका है। कोई बच्चा MSc के अंदर है, MSc का फर्स्ट ईयर या MSc के सेकेंड ईयर में, तो अब देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं। अगर आप MSc फर्स्ट ईयर में हो तो आप
अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलिजिबिलिटी का पॉइंट, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आप यहाँ पर CSIR नेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप सेकेंड ईयर की बात करते हो, ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर की बात करते हो कि सेकेंड ईयर में हो, तब भी आप एलिजिबल हो। और अगर आपका एमएससी जो है वो कंप्लीटेड है, इसके साथ ही मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये फिर भी आ जाता है बच्चों का सवाल कि हमारी एमएससी कंप्लीटेड है, तब भी आप एलिजिबल हो। यानी एमएससी वाला बच्चा तो चाहे फर्स्ट ईयर है चाहे सेकेंड ईयर है, या उसने एमएससी कंप्लीट कर लिया, या फिर एक और आता है बच्चों का डाउट कि गैप है हमारी एमएससी के बाद, मतलब हमने ना एमएससी कर ली और उसके 2-3 साल तक हम बीएड करने लग गए या कुछ हो गया XYZ चीज़ें, तो क्या हम फिर भी एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए? तो फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट आएगा कि जी आप एलिजिबल होंगे, चाहे जितना मर्जी गैप हो आप एलिजिबल हैं। तो एमएससी वाला जो बच्चा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है, चाहे वो सेकेंड ईयर का है, चाहे वो कंप्लीटेड है, चाहे उसके पास गैप है, ऑल आर एलिजिबल। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑल आर एलिजिबल। अब बारी आती है बीएससी के स्टूडेंट्स की, तो मैं ना आपको एक पीडीएफ भी शो करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक पीडीएफ आपको शो करती हूँ मैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर ना आपको मैं दिखा देती हूँ, ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जून वाला देख लेते हैं, ठीक है, जून वाला भी देख लेते हैं और दिसंबर वाला भी निकाल लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। अब ये हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इस पर हम थोड़ा सा, इसमें से मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगी, क्योंकि बीएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 2 बार यहाँ पर दिखा सकते हैं ना हम इसमें। हाँ, यही से, यहाँ से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू होता है। 2024 का देखेंगे पहले, फिर 2023 का देखेंगे, और देखेंगे कि कोई चेंजेस आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि अगर चेंजेस आए तो फिर तो दिसंबर वाले में भी आएंगे, है ना, उस पर बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जरा उसको रीड आउट कर लीजिए आप। इन्होंने लिखा हुआ है कि आप अगर जनरल कैंडिडेट हो तो आपके पास कम से कम 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। यानी अगर एक कंडीशन होनी चाहिए एमएससी के अंदर 55% की। अगर आप ओबीसी हो, नॉन क्रीमी लेयर या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो, या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में या थर्ड जेंडर कैटेगरी है, तो आप एटलीस्ट 50% आपके पास होने चाहिए, और विदाउट राउंड ऑफ प्योर 50 होने चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन लिख दीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो जनरल कैंडिडेट है उसको चाहिए कम से कम 55%, और अगर आप ओबीसी या अदर कैटेगरीज, कोई भी अदर कैटेगरीज अपार्ट फॉर द जनरल, उसे चाहिए 50% मास्टर्स के अंदर, एमएससी के अंदर। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्लियर होगी। पहला ये क्राइटेरिया है ए पार्ट। अब बी पार्ट पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट हु परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, अगर कोई बच्चा मास्टर डिग्री को कर रहा है, समझ रहे हो, यानी कि वो मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में है और उसका रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो वो बच्चा भी एग्ज़ाम दे सकता है और उसका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई माना जाएगा। बस ये है कि उसको जो सर्टिफिकेशन होता है वो बाद में मिलता है, ठीक है, बट वो एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाता है, ठीक है। यानी उसके लिए भी कंडीशन सेम ही है कि अभी तक, अब आप कहोगे मैम हमारी तो एमएससी पूरी हुई नहीं, तो अभी तक आपकी एमएससी का जितना भी, अभी तक आपकी एमएससी का जितना रिजल्ट आया होता है ना, उसके अंदर देख लो कि 55% बन रहे हैं नहीं बन रहे। सच कैंडिडेट मस्ट देयर कंप्लीट मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद अ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। नेट के रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री को पूरा करना होता है। नेट के रिजल्ट के 2 साल के अंदर, 2 साल का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर ये देखो कितना अच्छा है, अगर कोई बच्चे को सिर्फ पीएचडी के लिए किया था, एडमिशन टू द पीएचडी ओनली, तो उसको 1 साल के अंदर अपना मास्टर डिग्री को खत्म करना पड़ेगा, अगर उसका परस्यूइंग है। एक लाइन और लिखी है यहाँ पर, मास्टर डिग्री
और इक्विवेलेंट कोर्स लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री और उसके बराबर का कोर्स। मैंने जैसा आपको बताया कि अब तो बीएससी 4 ईयर वाली है, और ये जो बीएससी 4 ईयर वाली है ये नियरली मास्टर्स के इक्विवेलेंट ही मानी जा रही है। यानी कि अभी देखो दिसंबर 2024 में जो बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, मैं बता रही हूँ जो बदलाव आपको देखने को मिल सकता है वो ये कैंडिडेट का मिल सकता है। जो बच्चा बीएससी 4th में है, अब ये वाले मेरे ख्याल से बच्चे अभी 4th में पहुंचे नहीं होंगे, क्योंकि ये तो अभी पिछले साल से ही लागू हुआ है ना रूल। ये वाला जो रूल है ना नए वाला जो 4 ईयर की बीएससी वाला, ये पिछले साल से अप्लाई हुआ है, तो अभी तो बच जाओगे। बट ये कि इन द फ्यूचर ये आ सकता है कि जो बीएससी के 4th वाले हैं ना ये भी मास्टर्स इक्विवेलेंट के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी इन्होंने पहले ही था कि मास्टर डिग्री और उसका इक्विवेलेंट कोर्स। ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देख लेते हैं क्या है। जो थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करता है, एलिजिबिलिटी वगैरह में उन्होंने बता दिया कि हाँ वो तो कोई भी उस पर बिलोंग करता है तो रिलैक्सेशन सेम रहेगा। उसके बाद इन्होंने लिखा था पीएचडी डिग्री होल्डर हुज मास्टर एग्जामिनेशन कंप्लीटेड बाय द 19 सितंबर शैल बी एलिजिबल। एक ये भी मैं आपको बताती हूँ, कुछ होते हैं लोग जो अपना मास्टर्स कर लिया और उसके बाद पीएचडी भी कर ली, बट उनका CSIR नेट नहीं हुआ। अगर अब वो CSIR नेट देना चाहते हैं तो उसके अंदर ध्यान रखना जो पीएचडी कर रहे हैं कि उनका जो मास्टर्स है वो 19 सितंबर 1991 से पहले का, मतलब वहां तक का वैलिड होगा। 19 सितंबर 1991 तक का वैलिड होगा। उसके बाद वाला बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। मतलब उसके बाद इस लाइक उससे 1991 से पहले किसी ने भी अपनी MSc कर रखी है वो बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता। 1991 से पहले अगर किसी ने मास्टर्स कर रखे ना, हैज कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर, इससे पहले अगर किसी ने कर रखी है जैसे 1990 में, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और ये वाला होगा 19 सितंबर यानी 20 सितंबर 1991 के बाद वाला एलिजिबल होगा। ये आ गया, ये देखो ये यहाँ पर पहले से ही टॉपिक लिखा हुआ है। आइए जरा, ये है सबसे खास बदलाव। ये बदलाव क्या है? द कैंडिडेट हैविंग पास्ड अ 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री, आ गई ना बात आपकी, इक्विवेलेंट वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एंड दैट एलिजिबल। उसके बाद ये एलिजिबल, अब ये वही पॉलिसी की मैं आपको बात बता रही थी जिस पॉलिसी की हम बात कर रहे थे। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट विल बी एलिजिबल फॉर द JRF। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। For the admission to the PhD, the candidate qualifying in the NET based on the 4 year will not eligible for the assistant professor। हमें अपना पॉइंट मिल गया है कि अगर आप BSc कर रहे हो, आपकी 4 ईयर वाली BSc है, 4 साल वाली BSc है, आपका BSc कंप्लीटेड हो गया, क्योंकि उसने ना ये चीज परस्यूम नहीं लिखी है, उसने ये परस्यूम नहीं लिखा है, उसने लिखा है पास्ट। भाई जिसके पास पूरा कंप्लीट है, हैविंग द पास्ट लिखा है, ठीक है। तो जिसके पास 4 साल की ग्रेजुएशन वाला कोर्स होगा वो क्या करेगा, वो पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वो अप्लाई कर सकता है JRF के लिए, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी जिसे कहते हैं लेक्चररशिप, LS जिसे हम कहते हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। JRF के लिए एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो अभी तो आप ऐसा मानकर चलो कि मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अभी तो ये 4 ईयर वाला आया नहीं, बट 2-3 साल में आने वाला है। मतलब 2-3 साल में ये बच्चे 4 ईयर वाले पहुंच जाएंगे और उसके बाद कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि ये बच्चे सीधा क्या करेंगे, ये बच्चे सीधा पीएचडी के एडमिशन देंगे और JRF, क्योंकि ये था कि ग्रेजुएशन के सीधा बाद आप अपना पीएचडी कर सकते हो। भाई ग्रेजुएशन के सीधे बाद आप अपना पीएचडी का एडमिशन करा सकते हो, बस पहले आपके पास 4 ईयर का कोर्स प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। आ गया ये भी परस्यूइंग वाला। द कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग 4 ईयर बैचलर डिग्री, या वो अपने लास्ट सेमेस्टर में है,
such candidate eligible for the JRF to the PhD after fulfilling all that conditions. ठीक है, आगे ये बात मिनिमम स्टैंडर्ड 2 year विद द क्वालिफाइड JRF इन द 1 year, ठीक है, आगे वही बात कौन से वाली जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर 4 year कंप्लीटेड के साथ परस्यूंग वाला बच्चा भी एग्जाम दे सकता है CSIR नेट का, क्योंकि ना ये पहले ग्रेजुएशन के लिए आता था, अब तो नहीं आता। अगर आपको मैं थोड़ा सा चेंज दिखाऊं ना, ये चेंज हुआ है, पहले नहीं था, पहले होता था BSc वाला बच्चा, BSc कंप्लीटेड वाला, ठीक है। ओके, तो मतलब मेरे हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया है वो एक बार और सुन लीजिए। BSc होती है और आपका MSc होता है। अगर आपका BSc और MSc में बात करें, 2 टाइप की BSc है, एक है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाली, और एक और BSc है आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 year वाली। MSc के अंदर आपका फर्स्ट ईयर है और आपका सेकेंड ईयर है। अब देखिए, जो बच्चा BSc 4 year वाली कंप्लीटेड कर लेगा, जो बच्चा BSc 4 year वाली कंप्लीटेड करेगा वो एलिजिबल है, या वो बच्चा 4th year के अंदर है BSc या कोई भी, जैसे आपका कोई भी 4 year वाला, जैसे कि आप B.Ed भी करते हैं, काफ़ी बच्चे ना BSc B.Ed कर रहे होते हैं, ठीक है, कंप्लीटेड है या फिर वो अपने कोर्स के 4th year में है, तब भी वो एलिजिबल है, मतलब परस्यूइंग में है तब भी वो एलिजिबल है, बट फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर वाला एलिजिबल नहीं है। MSc वाला एलिजिबल है, और अगर उसके पास कंप्लीटेड मास्टर्स की डिग्री है वो तब भी एलिजिबल है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया है, आप सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना एज लिमिट का क्राइटेरिया आ जाएगा कि भाई एज लिमिट का क्राइटेरिया भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जी बिल्कुल आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया होता है। अब एज लिमिट के लिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया, नोट मोर देन 30 year ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज बिलोंग टू दैट केस। मतलब 30 साल कर दिया, पहले ना ये 28 होती थी, अब इसको कर दिया 30 year। OBC NCL के लिए तो और भी 5 year का रिलैक्सेशन है, मतलब 30 साल आप मानकर चलिए, 30 year, मिनिमम 30 years चाहिए। अगर आप JRF निकालना चाहते हो और आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आप JRF निकालना चाहते हो और आप जनरल कैंडिडेट हो, तो JRF के लिए कम से कम आपकी 30, मिनिमम मैक्सिमम 30 years आपकी एज होनी चाहिए। एज मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम तो जितनी मर्जी कम उम्र में निकाल दो आप, बढ़िया BSc के अपनी डिग्री खत्म होते ही निकाल दो। जबकि अगर हम OBC या अदर कैंडिडेट्स की बात करें तो +5 year का और रिलैक्सेशन है, यानी 35 year तक आप मान सकते हो। SC ST के अंदर ना 5 year का और रिलैक्सेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। JRF के लिए एज लिमिट होती है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ कोई भी आपकी एज लिमिट नहीं है, ना ही कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर में, और ना ही PhD एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। शायद आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी एडमिशन के बारे में, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हम जो बात कर रहे थे, हमने एलिजिबिलिटी का बता दिया आपको कि एज का कोई फैक्टर है या नहीं है, और मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसका क्या सिनेरियो रहेगा वो भी बता दिया। अब पेपर पैटर्न पर डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर पैटर्न में कोई चेंज आएगा या पेपर का पैटर्न यही रहेगा। देखिए, आई एम श्योर अबाउट दैट कि पेपर के पैटर्न में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पेपर का पैटर्न वैसे ही बहुत अच्छा है, पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। आपके पास पेपर के पैटर्न में पार्ट ए होता है, आपके पास पेपर के पैटर्न में पार्ट बी होता है, और आपके पास पेपर के पैटर्न में पार्ट सी होता है। जो ए वाला पार्ट होता है वो आपका जर्नल एप्टीट्यूड का होता है, ठीक है, जर्नल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, या फिर उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, तो पार्ट बी क्या है मेरे पास, जिसके अंदर सिर्फ आपका केमिस्ट्री या कंसर्न सब्जेक्ट आता है। पार्ट सी में भी आपका केमिस्ट्री या कंसर्न आता है। जर्नल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पर सारा पेपर पैटर्न भी वैसे दे रखा है। ये केमिस्ट्री का है, सबका थोड़ा सा अलग है, मतलब जैसे केमिस्ट्री के अंदर देखो 120 क्वेश्चन है, आर्ट साइंस में 150 है, लाइफ साइंस में 145 है, फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में तो वही सिर्फ 75 क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है।
फिजिक्स में बहुत कम क्वेश्चन है भाई, 75 क्वेश्चन सिर्फ है। मैथमेटिकल में 120 है। अर्थ, एटमॉस्फेरिक एंड प्लानिटरी साइंसेज में ज़्यादा है। केमिस्ट्री में तो ठीक ठाक से है। तो ठीक है, इसमें आपके पास कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है पार्ट, इसको मैं लिख देती हूँ। 20 क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में, 40 क्वेश्चन होते हैं पार्ट बी में, और पार्ट सी के अंदर आपके 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। बट जो आपको करना है वो देखिए कितने करने हैं। आपको भी अटेम्प्ट तो 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट तो 75 क्वेश्चन ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सिर्फ 15 क्वेश्चन ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप सेलेक्टिव रहते हो यहाँ पर, जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर रहते हो ना, कीमो सेलेक्टिव या स्टीरियो सेलेक्टिव होता है जो पर्टिकुलर ही करता है। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में कितने क्वेश्चन हैं? जो पार्ट बी है, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन होंगे? पार्ट बी में आप कर सकते हो नियरली 35 के नियर अबाउट। पार्ट बी में आप 40 में से 35 क्वेश्चन कर सकते हो, जबकि पार्ट सी में सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ करने सिर्फ 25 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 75। तो आपको पेपर में तो सिर्फ 75 क्वेश्चन ही करने हैं। पेपर में जो क्वेश्चन करने हैं ना, वो सिर्फ आपको 75 करने हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको पेपर में करने हैं। जो पार्ट ए रहेगा ना, उसका जो क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम रहेगी, अगर आपका करेक्ट आंसर है तो +2, और अगर आपका इनकरेक्ट आंसर है तो माइनस के 0.5 हो जाएगा, माइनस के 0.5। सिमिलरली पार्ट बी में देखो, पार्ट बी में भी सेम सिनेरियो रहेगा। पार्ट बी में भी सेम सिनेरियो रहेगा। अगर ठीक है तो 0.25 और ये, वरना 0.5 कैंसिल हो जाएगा। पार्ट सी में +4 सही होने पे और गलत होने पर -1। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है, CSIR नेट के लिए। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि कोई चेंज यहाँ पर आ सकता है। दैट्स अ सफिशिएंट। ये बिल्कुल है, पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, पेपर पैटर्न आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है तो वो वही रहेगा, इसमें बदलेगा नहीं। और पेपर में आपको कैलकुलेटर भी मिलता है। कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर होता है, कैलकुलेटर भी मिलता है। और पेपर आपका कंप्यूटर पर होता है, आपका ऑफलाइन मोड में नहीं, ऑनलाइन मोड। आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये थी पेपर पैटर्न की बारी, जिसके अंदर कोई बदलाव तो भी मुझे नहीं लगता आएगा इसके अंदर। अच्छा, अब बात करेंगे सिलेबस की। अब थोड़ा सा सिलेबस का भी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस का सिनेरियो क्या रहेगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बता देते हैं। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसका ना सिलेबस भी आपको दिखा देती हूँ। एक मेरे पास PDF पड़ा है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ सिलेबस में। जी, तो ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हो। सपोज मुझे चाहिए केमिकल साइंसेस का, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे को केमिकल साइंसेस का सिलेबस मिलेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये है हमारा केमिकल साइंसेस का सिलेबस CSIR नेट के लिए। जो आपका सिलेबस है, ये सदियों पुराना सिलेबस हो गया है। देखते हैं कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। वी आर नॉट श्योर कि ये चेंज होगा नहीं होगा। वैसे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए लगता तो नहीं है कि कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही कॉम्पैक्ट और परफेक्ट सिलेबस दे रखा है। बाकी मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है केमिकल प्योरिटी। मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनता है। तो केमिकल प्योरिटी का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ये आपका प्योरिटिक टेबल का, इससे एक ही क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ थ्योरी एंड MOT की अगर आप बात करो, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन इस चैप्टर से। नॉन एक्वस एंड एसिड एंड बेस से सिर्फ 1 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। जो मेन ग्रुप है, इसके अंदर से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो F ब्लॉक है, उससे आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद जो ऑर्गेनोमेटेलिक एंड ये सारा आता है, ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर ये 7 और 8 यूनिट, इसके अंदर से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बायो इनऑर्गेनिक के अंदर आपको 2 या 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हिट्रो या ईपीआर वगैरह आता है, ईपीआर के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मिल जाते हैं। यूवी एनएमआर एंड बाकी सबकी जो टेक्निक्स है उनसे भी 1 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। तो मैंने आपको सिलेबस के साथ बता दिया कि किस में से कितने नंबर का मिलता है। ये पहली जो यूनिट्स है आपकी, पहली 4 यूनिट ये क्वांटम केमिस्ट्री की है। तो पहली 4 यूनिट में जो क्वांटम केमिस्ट्री है यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक भी आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन तक भी चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप थ्योरी से 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रास्कोपी है, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स से भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं विद फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिस्टिकल से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही, ज़्यादा नहीं मिलता। केमिकल काइनेटिक्स से आपको मिलेंगे 3 या 4। कोलाइडल से 1 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन, पॉलीमर से 2 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस से 1 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आईयूपीएसी और स्टीरियो आइसोमर जो आता है मिलके, इनसे 2 क्वेश्चन मिलके बनते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। एरोमेटिसिटी से 1 क्वेश्चन आता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट से और ये जो बाकी सारी यूनिट्स हैं ये वाली, यहाँ तक आप मान सकते हो सिंथेसिस तक, असिमेट्रिक सिंथेसिस से पहले तक कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलते हैं। उसके बाद असिमेट्रिक से 3 से 4 क्वेश्चन, पेरिसाइक्लिक से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिट्रो से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट से जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से आपके क्वेश्चन 2 या 3 ही रहते हैं। और बाकी स्पेक्ट्रास्कोपी से आपको एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी जो टॉपिक्स हैं आपके, इनमें से देखो, इनका मुझे नहीं इतना पता है क्योंकि इनको हम पढ़ते भी नहीं है, ना ही हम पढ़ाते हैं। इनके बिना भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अगर आप ये नहीं भी पढ़ के जाओगे, इनके बिना भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। बाकी के सारे टॉपिक अगर आप कर लो, ये टॉपिक को अगर आप लीव भी कर दो तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो ये सिलेबस की बारी है। अब इस सिलेबस के अंदर कोई चेंज तो नहीं आ सकता है इसमें, क्योंकि ये सारी केमिस्ट्री को कवर करता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप बिंदास, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तो तैयारी करेंगे जब सिलेबस आ जाएगा तब तक लेट हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज आ सकता है, पेपर पैटर्न और कंप्लीट सिलेबस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपका मन है कि हमें CSIR नेट की तैयारी करनी है, सो फ्रीडम टू लर्न एंड गेट फ्लैट 50% ऑफ ऑन योर CSIR नेट सब्सक्रिप्शन। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 6999 में, और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 10,999 में। लिमिटेड टाइम का, लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये। तो यूज़ कोड अल्का कैम, जो आपको नीचे भी दिख रहा होगा, ALKACHEM, अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अलका मैम की गाइडेंस भी मिलेगी कि कैसे आप एग्ज़ाम को तैयारी करें, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजीज बनाएं, क्या हम रोड मैप को फॉलो करें, वो सब चीज़ें अलका मैम आपको बताएंगे। बट अगर आप फिर भी एक रोड मैप लेना चाहते हो तो बच्चों, ये इसी चैनल पर आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी, कंप्लीट रोड मैप CSIR नेट दिसंबर 2024 का। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमें CSIR नेट की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। ये पर्टिकुलर मैंने सेशन बनाया था CSIR नेट की तैयारी करने के लिए, कि अगर कोई बच्चा जिसे कुछ नहीं आता और वो अगर अपने CSIR नेट की तैयारी करना चाहता है तो बिना किसी देरी के जल्दी से CSIR का नेट का सब्सक्रिप्शन लो, अनअकैडमी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। मैं आपको वहाँ पर कंप्लीट CSIR की तैयारी कराऊंगी फॉर द योर दिसंबर एग्जाम के लिए। अभी देरी मत करना क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है, अभी टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में है। तो बिना किसी देरी के कनेक्ट हो जाना। बाकी जो मुझे आपको बताना था कि एक CSIR नेट दिसंबर 2024 के बारे में, सबसे खास एलिजिबिलिटी के बारे में, अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि BSc वाला जो है, अगर हम 2023 वाला देखें ना, यहाँ पे दिसंबर 2023 वाले में, मैं इसमें भी 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ। ये इसमें तो MSc लिखा हुआ ना, इससे पहले वाला जो था उसमें BSc का बच्चा भी अप्लाई कर सकता था। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ ना इसमें, यहाँ लिखा हुआ है BSc ऑनर्स है, ऑनर्स का लिखा हुआ है BSc ऑनर्स। अब आप में से बहुत सारे, देखो यहाँ लिखा हुआ है BSc ऑनर और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर स्टूडेंट इंटीग्रेटेड इन दैट, और यहाँ पे लिखा है कि जो फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड फॉर द एलिजिबल, वो
लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर वही कह सकते हैं। बीएससी ऑनर या अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो वो नहीं एलिजिबल है, मतलब उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। बट वही है कि अब तो क्राइटेरिया चेंज कर ही दिया इन्होंने, अब तो क्राइटेरिया सारा का सारा चेंज कर दिया। तो इसी के अंदर डाउट लग रहा है मुझे भी, अगर आएगा जो चेंज आएगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज आ सकता है। ठीक है, जो मुझे चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चा, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।